HLV डिजिटल क्लासेज में पुनः आप सभी का स्वागत है। ये केमिस्ट्री का अगला वीडियो है। देखिए जिसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्टाइकियोमेट्री दोष नहीं है। वैसे क्वेश्चन ये कोर्स से निकला हुआ टॉपिक है, फिर भी इसका जो अंतराकाशीय दोष, फ्रेंकल दोष, धातु आधिक्य दोष, साटकी दोष, तो इसका सही विकल्प आपका तीसरा सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। अब देखिए जो मोल हमारे होते हैं, तो मोल बराबर हमारा होता है, मोल बराबर हमारा होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार के। हमारा भार दिया है 180 ग्राम जल है, तो 180 भार हमारा 180 ग्राम हो जाएगा। जल है तो जल का अणुभार हमारा 18 होता है। अब 18 इकन्ना 18 को काटेंगे तो 10 हो जाएगा। इस बार हमारे 10 मोल हो जाएंगे। इसका पहला विकल्प ही सही होगा। पहला विकल्प 10 मोल दिया है तो इसका यही सही विकल्प होगा। दूसरा है 100, तीसरा विकल्प है 18 और चौथा है 1, जिसका सही विकल्प 10, यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, शून्य कोट की अपक्रिया है। अब देखिए 2Fe, पहला है विकल्प 2FeCl3 प्लस SnCl2 बराबर 2FeCl2 प्लस SnCl4। तो हमारी शून्य कोट अपक्रिया नहीं है, ये हमारी तृतीय कोट अपक्रिया है। सेकेंड विकल्प है H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। तो ये जो सेकेंड विकल्प है यही हमारा सही विकल्प होगा। ये प्रायोगिक रूप से देखा गया है कि हमारी एक शून्य कोट अपक्रिया को व्यक्त करता है। तीसरा है CH3COO C2H5 प्लस NaOH बराबर CH3COO प्लस C2H5OH। ये हमारी द्वितीय कोट अपक्रिया होगी। CH3COO CH3 प्लस H2O बराबर CH3COOH प्लस CH3OH, ये हमारी प्रथम कोट अपक्रिया है। तो इसका विकल्प दूसरा इसका सही विकल्प है। ये शून्य कोट अपक्रिया आपकी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, फार्मेलिन जली विलयन है। पहला है फ्लोरेसिन का, दूसरा है फार्मेल्डिहाइड का, तीसरा विकल्प है फार्मिक अम्ल का, चौथा विकल्प है एस्टिक अम्ल का। देखिए जो फार्मेलिन विलयन होता है, ये फार्मेलिन विलयन फार्मेल्डिहाइड का जली विलयन होता है। इसका सेकंड विकल्प आपका सही विकल्प होगा। फार्मेल्डिहाइड का 40% जली विलयन फार्मेलिन विलयन कहलाता है। अगर फार्मेल्डिहाइड का 40% जली विलयन हम जो बनाते हैं, तो फार्मेल्डिहाइड का 40% जली विलयन ही हमारा फार्मेलिन विलयन कहलाता है। इसलिए इसका विकल्प सेकंड सही है। तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। अब एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। पहला विकल्प है HCl, दूसरा विकल्प है ZnCl2, सेकेंड विकल्प है K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, तीसरा विकल्प है NaOH ऑब्लिक CaOH का होल ट्वाइस और चौथा विकल्प है Br2 ऑब्लिक KOH। तो देखिए एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अपकर्मक हमारा Br2 प्लस KOH, इसका चौथा विकल्प सही होगा। क्योंकि हाफान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया में जब हम प्रोपेनामाइड को Br2 KOH की उपस्थिति में हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारी एथिलएमीन बनती है। तो ये है एमाइड से एमीन बनाने जो हमारा कार्बोनिल समूह है, उस कार्बोनिल समूह को ये हमारा निष्कासित कर देता है। जैसे हमारा ये होता है CONH2। CONH2 की क्रिया जब हम कराते हैं Br2 प्लस KOH से, अब यहाँ पर ये हमारा कोई भी प्रोपेनामाइड, जैसे हमने प्रोपेनामाइड ले लिया, हमने ले लिया CH3CH2, ये हमारा प्रोपेनामाइड होगा जिसमें हमारा एमाइड समूह आ गया। जब इसकी हम क्रिया कराते हैं तो जो हाफान ब्रोमोएमाइड क्रिया है वो कार्बन की कड़ी को, कार्बन की श्रृंखला को कम कर देती है। ये जो हमारा एमाइड ग्रुप है ये कम हो जाता है। अब इसके हम अगर 4 अणु ले लेते हैं तो 4 अणु लेने पर 4 OH हो जाते हैं और 4 OH से हमारे 2 पानी बन जाते हैं। एक ये, दूसरा OH, फिर OH ले लिया,
तो हमारे ये 2 पानी बन गए, 2 हमको फ्री मिल जाते हैं। वो ये 2 वो फ्री इस CO से ऐड हो जाते हैं और इसको कार्बोनेट मूलक में कन्वर्ट कर देते हैं, CO3 मूलक इसको बना देते हैं। तो इस तरह से K और एक कार्बोनेट मूलक आपस में रिएक्ट हो करके ये बना देता है K2CO3 और 2K Br से रिएक्ट हो करके बना देते हैं 2KBr प्लस 2 पानी बन जाते हैं 2H2O प्लस अब देखें यहाँ पे NH2 बचता, तो पूरा कार्बोनिल समूह यहाँ निकल जाता है, तो हमको एथिलएमीन मिल जाती है CH3CH2NH2। तो इस तरह से एमाइड ग्रुप में इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम अपक्रिया कराएंगे तो हमारा एमीन मिलेगा, इसलिए विकल्प आपका ये चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज या एल्डिहाइड टालेन अपकर्मक से क्रिया करके बनाता है। ग्लूकोज या एल्डिहाइड, अब देखिए ग्लूकोज की बात करें तो हमारा ग्लूकोज होता है CHO CHOH का होल फोर्थ CH2OH। अगर इस पर हम टालेन अपकर्मक की बात करते हैं, टालेन अपकर्मक से क्रिया करके टालेन अपकर्मक हमारा होता है Ag2O। जो टालेन अपकर्मक हमारा होता है ये क्या करता है, ये खुद अपचयित हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए ग्लूकोज के अणु को ऑक्सीकृत कर देगा और ग्लूकोज के अणु को ऑक्सीकृत कर देगा तो ये हमारा ग्लूकोज का अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल में बदल जाएगा। ये जो यहाँ पर जो CHO लगा हुआ है आपका, ये जो CHO है C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड H, इसको जब ऑक्सीकृत करता है तो हमारा जो ये O है ये C और H के बीच एंट्री कर जाता है। इस तरह से ये पूरा ग्रुप CHO ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप में। इस तरह से ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा COOH और हमारा नीचे वैसे ही रहेगा होल फोर्थ और ये होगा CH2OH। तो इस तरह से ग्लूकोज को टालेन अपकर्मक ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है और स्वयं अपचयित होकर के Ag के रूप में अलग हो जाता है, सिल्वर चूर्ण बना देता है। एल्डिहाइड का भी वही काम है, एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है और स्वयं अपचयित होकर के Ag के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पहला विकल्प है Ag2O, दूसरा है Ag, तो इसका Ag सही विकल्प होगा। तीसरा है AgCl, चौथा AgNO3 का होल थ्राइस Cl NH3Cl, तो इसका Ag सही विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपका, जब किसी घनीय चालक, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये कोर्स से निकल चुका है, ठोस अवस्था का है। देखिए अगला क्वेश्चन है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो हमें मोल निकालने हैं, ग्लिसरॉल के मोल निकालने हैं, तो ग्लिसरॉल के मोल निकालने हैं। अब ग्लिसरॉल के हमें अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो ग्लिसरॉल का अणुभार होगा C3H8O3। इसको अगर देखा जाए तो इसका ये होता है CH2OH CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। अब इसका अणुभार कितना होगा C3, तो 12×3=36 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता, 16×3=48 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे 8 8 16, 4 20 2 22 के 2, 4 3 7 और 2 हाथ है 7 2 9 92। तो इस प्रकार ग्लूकोज का अणुभार हो जाएगा 92। अब देखिए ग्लूकोज के हमको मोल निकालने हैं, तो हमें निकालना है C3H8O3 के मोल अंश बराबर, या मोल प्रभाज, मोल अंश बराबर। अब हमारा ग्लूकोज के मोल ऊपर हो जाएंगे। ये फार्मूला होता है n/n प्लस कैपिटल N। अब स्मॉल n जो n होता है ये हमारे मोल होते हैं। मोल हमारा भार बटे अणुभार को व्यक्त करता है। इस प्रकार ये हमारा ग्लूकोज के भार बटे अणुभार हो जाएगा। नीचे फिर ग्लूकोज का
भार बटे ग्लूकोज का अणुभार हो जाएगा। N ग्लूकोज जलीय विलयन का बना हुआ है तो जल का भार हो जाएगा और नीचे जल का अणुभार हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा। अब देखिए ग्लूकोज कितना है, 30% ग्लिसरॉल, ग्लूकोज नहीं है ग्लिसरॉल है, 30% ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल है 30% तो ये हो जाएगा 30 और इसका अणुभार निकला 92 बटे, फिर ये हो जाएगा 30 बटे 92 प्लस जल। अब 30% ग्लिसरॉल है तो शेष 70% हमारा जल होगा, तो इसलिए जल का अणुभार हमारा हो जाएगा 70 बटे जल का अणुभार हमारा होता है 18। तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको हमें हल करना है तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15, ये कट के हो जाएगा 46, इस तरह ये भी कट के हो गया 15 और ये भी कट के हो गया 46, ये हो जाएगा 35, 2 से काट देंगे और ये हो जाएगा 9। इस तरह से हमारा हो जाएगा ये 15 बटे 46 बटे 15 बटे 46 प्लस 35 बटे 9, ये हमारा हो जाएगा। अब इसका गुणा भाग थोड़ा बड़ा है, देखिए। अब आगे ये हमारा बन जाएगा, यहाँ कर देते हैं। अब बराबर 15 बटे 46 बटे, अब 46 9 कैल्शियम ले लेते हैं तो 46, तो ये हमारा हो गया 46 गुणे 9 हमने कर दिया। अब 15 का 9 से गुणा करेंगे तो 15 9 135 हो जाएगा, 15 9 135 हो जाएगा प्लस 46 को 35 से गुणा करना पड़ेगा, 46 को 35 से गुणा करेंगे तो यहाँ कर देते हैं 46 गुणे 35, तो ये हमारा होगा 5 छक्का 30, हाथ आए 3, 5 चौक 20, 3 23, 3 छंग 18 के 8, 3 छंग 18 के 8, हाथ आया 1, 3 चौक 12 1 13। इस तरह से हम जोड़ देंगे इसको तो ये हो जाएगा 0, 8 3 11 का 1 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया और ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जोड़ हो जाएगा 1610 हो गया। अब ये 46 हर में है और ये भी हर में है, इसको हम काट देंगे, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 15 गुणे 9 बटे, नीचे जुड़ जाएगा तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे ये 4 हो जाएगा, फिर 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब इसको 5 4 6 7 गुणा कर देंगे तो 9 5 15 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 5 45 के 5 हो गया, 9 5 45 4 9 करना 9 9 4 13, 15 9 135 बटे 1745, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हम भाग कर देते हैं तो 1745 को हम भाग करेंगे 135 से, तो हमारा ये इसमें 4 अंक हैं और इसमें हमारे 3 हैं तो हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अभी भी ये छोटा है 1745, अभी भी छोटा है तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अब ये हमारा जाएगा, अब हमारा इसमें 5 अंक हो गए, इसमें 4 हो गए। अब ये हमारा जाएगा 17 27 7 बार जाएगा, देखिए तो 7 25 35 के 5, 7 25 35 के 5, फिर 7 चौक 28 और 28 3 31 का 1, हाथ आए 3 3 7 7 49 49 1 50 2 52 के 2, हाथ आए 5, तो 7 1 7 5 12 घटा दिया तो 10 से 5 गया, 5 बचा,
यहाँ 9 बचे, 9 से 1 गया, 8 बचा, यहाँ 4 हो गए, 4 से 2 गया, 2 बचा, यहाँ 3 से 2 गया, 1 बचा, फिर हमने एक 0 बढ़ा दिया, फिर ये 7 बार जाएगा क्योंकि 12 21 से फिर 7 बार चला जाएगा, तो ये फिर हमारा ये हो जाएगा 12 2 1 5, फिर घटा देंगे, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 5, यहाँ बचा 4, 4 से 1 गया, ये बचा 3 बचा, फिर यहाँ 8 से 2 गया, 6 बचा, अब ये छोटा हो गया, 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, अब ये 17 3 51, 17 3 51, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.773। तो ये ही हमारे ग्लूकोज के मोल हो जाएंगे। तो ये हमारे ग्लूकोज के मोल हो जाएंगे, ग्लिसरॉल के मोल, ग्लिसरॉल के मोल हमारे हो जाएंगे 0.773। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। तो हमारा इलेक्ट्रोड विभव का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, अर्थात हमको दिया हुआ है E0 सेल हमको दिया हुआ है। ये E0 सेल हमारा है 1.1 वोल्ट के बराबर है। अब देखिए हमारी अपक्रिया दी हुई है Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस है बराबर Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu, ये हमारा सॉलिड है। देखिए हमारा जिंक, ये हमारा सॉलिड है, ये सॉलिड जिंक हमारा कन्वर्ट हो रहा है एक्वस Zn2 प्लस में। तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हमारा ये त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागे जा रहे हैं। और Cu2 प्लस एक्वस हमारा कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो कुल मिला के हमें इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको इससे मिल जाएगी 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। अब हमारी देखिए जो मानक गिब्स ऊर्जा होती है, मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा G0 ये बराबर हमारा होता है -NF E0 के बराबर, E0 सेल के बराबर होता है। ये हमारा मानक गिब्स ऊर्जा का फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें n का मान हमारा मालूम हो चुका है, 2 है। देखिए F फैराडे नियतांक होता है जिसका मान होता है 96,500। तो ये हमारा हो जाएगा 96,500 गुणे E0 सेल हमको दिया हुआ है 1.2। अब इसको हम 1.1 सॉरी ये 1.1 दिया हुआ है, 1.2 नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दशमलव से 1 0 हमने काट दिया, 11 दूना 22, तो ये हो गया -22 गुणे 96,50। अब इसको हमें गुणा करना पड़ेगा, तो हम इसको गुणा कर देते हैं। 96,50 को गुणा हमने कर दिया 22 से, 22 से गुणा कर दिया, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10 का 0, हाथा 1, 2 छक 12 और 1 13 के 3, हाथा 1, 2 नवा 18, 1 19। फिर यही हो जाएगा 2 शून्यम 0, 2 पंची 10, 2 शून्यम 0, 2 पंची 10, 2 छक 12, 1 13, 2 नवा 18, 1 19। जोड़ दिया 0 0 3, 9 3 12 के 2, 9 3 12, 1 हाथ, 9 1 10, 1 11 का 1 और ये हो गया 2। इस तरह से हमारा ये मान आ गया 2 - 2 1 2 3 0 0 0 0। ये जो भी मान आएगा ये हमारा होगा जूल में। इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा -212 और ये 0.3, तो -212.3 किलो
जूल, यही हमारा आंसर हो जाएगा, मानक गिब्ज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है हो तथा 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन के प्रतिरोधकता 500 ओम हो, प्रतिरोध 500 ओम हो, तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता ज्ञात कीजिए, मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। 0.01 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता हमको दी है 1.29 सीमेन प्रति मीटर, ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें 0.1 मोल KCl, 0.1 मोल प्रति लीटर KCl। अब इसमें हम ज्ञात कर लेते हैं 0.1 मोल KCl विलयन का हम सेल नियतांक ज्ञात कर लेते हैं। तो क्योंकि 0.1 मोल है, 0.2 मोल जो सेल नियतांक होता है, क्योंकि सेल दोनों KCl हैं, सेल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए उसका सेल नियतांक समान रहेगा। इसलिए हम पहले 0.1 मोल सेल का सेल नियतांक ज्ञात करेंगे। तो 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन, 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन का सेल नियतांक बराबर, अब ये सेल नियतांक हमारा होता है चालकता गुणे प्रतिरोध, चालकता जिसको हम कप्पा से भी लिखते हैं, गुणे प्रतिरोध के बराबर होता है, चालकता गुणे प्रतिरोध। अब देखिए चालकता हमारी 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता हमको दी है 1.29 सीमेन प्रति मीटर। अब और पहले 1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की का प्रतिरोध हमको दिया है 100 ओम, तो ये 100 ओम हो जाएगा। कुल मिला के हो जाएगा हमारा 1. अब ये 100 से दशमलव कट जाएगा, ये शून्य कट गया तो हो जाएगा 129। तो सेल नियतांक हमारा हो जाएगा 129 के बराबर हो जाएगा। अब जो 0.1 मोल KCl विलयन का जो सेल नियतांक होगा, वही सेल नियतांक 0.02 मोल का भी होगा, इसलिए दोनों के सेल नियतांक बराबर कर देंगे तो दूसरे की चालकता हमको ज्ञात हो जाएगी। तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन का सेल नियतांक वही होगा जो 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन का होगा, इसलिए इसका भी यही सेल नियतांक हो जाएगा। अब जो सेल नियतांक हमारा होता है तो दूसरे सेल के लिए तो ये हमारा हो जाएगा 0.2 मोल प्रति लीटर KCl विलयन के लिए जो सेल नियतांक होगा, ये सेल नियतांक हमारा बराबर होता है कप्पा, वही चालकता, कप्पा को हम चालकता कहते हैं, चालकता गुणे प्रतिरोध R, ये बराबर हमारा 129 हो जाएगा। अब हमें दूसरे इसकी चालकता ज्ञात करनी है, तो ये कप्पा बराबर हमारा हो जाएगा 129 और ये जो प्रतिरोध है भाग में आ जाएगा, और दूसरे 0.2 मोल का जो प्रतिरोध दिया है वो 500 ओम दिया है, ये हमारा 500 ओम दिया है, 500 ओम के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर ये हमारा 5 से काट देंगे, तो 5 से इसको जब काट देंगे तो ये नीचे बचेगा 100, ऊपर हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी नहीं, पॉइंट नहीं लगेगा तो कट ही रहा है, सॉरी, ये 129। अब इसको हम काटेंगे 5 से तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 12,
हो गया 29, तो 29 हो गया, 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दशमलव लगा देंगे, 25 4 29 40 हो गया, 5 8 40, ये 8 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर हो गया 25.8/100। 100 से इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.258। यही हमारी चालकता हो जाएगी सीमेन मीटर इनवर्स। सीमेन मीटर इनवर्स ये हमारी 0.2 मोल प्रति लीटर KCl बिलियन की हमारी चालकता हो गई। अब दूसरा कह रहा है इसकी मोलर चालकता भी ज्ञात कीजिए, इसकी मोलर चालकता भी ज्ञात कीजिए। तो मोलर चालकता तो 0.02 मोल प्रति लीटर की मोलर चालकता बराबर हो जाएगी मोलर चालकता हो जाएगी मोलर चालकता KCl बिलियन की, ये 0.2 सांद्रता पे हमारी हो जाएगी मोलर चालकता। ये होती है कप्पा बटे सांद्रता C के। तो कप्पा हमारा निकल चुका है, चालकता हमारी निकल चुकी है 0.258 जी, 2 अंक दशमलव खिसकेगा तो 0.258 आएगा। ये हमारा दिया है 258, ये हमारी चालकता हो गई बटे सांद्रता। अब सांद्रता हमारी दी है 0.02 मोल प्रति लीटर, इसको हमें ml में व्यक्त करना है, तो ये हमारी सांद्रता हो जाएगी 0.02। लीटर को ml में व्यक्त करेंगे तो इसको हम 1000 से हमको गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.258 बटे, ये 200 निकट जाएंगे, दशमलव कट जाएगा तो बचेगा 20, अब 20 बचेगा तो इसको हम 2 से काट देंगे तो नीचे बचेगा 10 और ऊपर हो जाएगा 0.129। 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, एक शून्य और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 0.0129, जिसको हम लिख सकते हैं 0. जिसको हम लिख सकते हैं, अगर हम दशमलव को गायब कर दें तो ये हमारा मान हो सकता है, ये बराबर हो जाएगा 129 गुणे 1 2 3 4 है, तो इसलिए 10 की पावर हमारा -4 हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी मोलर चालकता हो जाएगी 129 गुणे 10 की पावर -4 के बराबर होगी। यही हमारी मोलर चालकता हो जाएगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।